हाय व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंग्रेजों की मैसूर विजय पढ़ेंगे। इसके विषय में हम आपको लेक्चर देंगे, समझाएंगे। मैसूर राज्य के संदर्भ में आपको बताएंगे, छोटा सा मध्यकाल का इतिहास लेकर चलेंगे जिसमें हम विजयनगर की चर्चा करेंगे। ये जो वर्तमान मैसूर था, उस मैसूर को हम पुराने विजयनगर से अटैच करके देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो हमारा था, वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र था, उसी कर्नाटक क्षेत्र से ही ये निकला और इसने बहुत बड़ा एरिया कवर अप किया। न बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी इसने अपने आप को इतना समृद्ध बनाया कि जो विदेशी यात्री जो थे उन्होंने भी इसका महिमामंडन किया। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के बारे में कहता है कि विजयनगर ऐसा साम्राज्य है जिसे आंख के तारों ने न तो कभी देखा होगा, न बुद्धि के कानों ने न कभी सुना होगा। संसार के किसी राज्य की तुलना विजयनगर से नहीं की जा सकती। ये जो उसका स्टेटमेंट है, ये बताता है कि विजयनगर साम्राज्य उस समय कितना महान था, कितना फल फूल रहा था। सिवल की पुस्तक फॉरगॉटन एम्पायर में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। निकोलो कोंटी, डोमिंगो पायस, डोबार्टो बारबोसा, सीजर फेडरिक, ये सारे के सारे यात्री जो भी विजयनगर में आए, उन्होंने विजयनगर का महिमामंडन किया। मैसूर उसी विजयनगर का भाग था जिसका महिमामंडन इटालियन, पुर्तगाली इन यात्रियों ने पहले ही कर दिया था। चिक कृष्ण राजा के समय हम मैसूर को पाते हैं कि चिक कृष्ण राजा जो है वो मैसूर की गद्दी पर उस समय आरूढ़ थे, लेकिन वास्तविक शासक नहीं थे। वास्तविक शासक दो भाई थे, देवराज और नंदराज। ये दोनों भाई थे जिनके हाथ में मैसूर की सत्ता विद्यमान थी। और इसी अराजकता के बीच में हैदर अली का उत्थान हुआ। हैदर अली, इसके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था और इसकी पत्नी फातिमा बीबी थी, जो टीपू सुल्तान की माँ भी थी। हैदर अली चूंकि शुरुआत से ही एक योग्य सेनापति था, योग्य सैनिक था, बाद में सेनापति के पद पर पहुंचा और उसकी इस स्थिति को देखकर बाद में इसे सूबेदार का पद दिया और बाद में उसने क्या किया, मैसूर की गद्दी को हथिया भी लिया। मैसूर की स्थिति जब एक तरीके से देखा जाए, मैसूर उस समय हैदर अली के नेतृत्व में काफी फल फूल भी रहा था, हुआ ये कि अंग्रेज अपने राज्य के बगल में, चूंकि यहां पर उन्होंने कर्नाटक को जीता हुआ था और इसकी सीमा मैसूर से मिलती थी, अंग्रेज इस बात से भयभीत थे कि कभी ऐसा हो सकता है कि हैदर अली के सशस्त्र सेना के सामने ये जो कर्नाटक, यानी जो वर्तमान मद्रास में उन्होंने जो अपना विजय प्राप्त की थी कर्नाटक में, वो उसके सशस्त्र आक्रमण के सामने कभी भी घुटने टेक सकता है। अपने प्रेसिडेंसी के बगल में इतनी बड़ी सेना, वो भी ताकतवर सेना और शक्तिशाली शासक को देखकर अंग्रेज चिंता में पड़ गए। पढ़ना लाजमी भी था। देखिए, अंग्रेज हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति पे काम करते थे। हैदर अली न केवल एक शासक था बल्कि वो एक सहिष्णु शासक था। अब यहीं पर एक इतिहास की विडंबना है कि हैदर अली प्लस टीपू सुल्तान, इन दोनों को जो की है विलन बना दिया गया। इसके विषय में अभी चर्चा करूंगा। हैदर अली को भी विलन बना दिया गया और टीपू सुल्तान को भी विलन बना दिया गया। अभी तक तो और थे विलन, ये इतिहास की व्यवस्था है। जैसे अकबर के दीन इलाही को उसके मूर्खता का प्रमाण कहा गया, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कह दिया गया, खून रक्त पिपासु कहा गया। तो जब इतिहासकार किसी भी कैरेक्टर के सामने अच्छा जज नहीं करेगा, वो भी विदेशी व्यक्ति, तो फिर कभी भी हम अपने इतिहास का सही अवलोकन नहीं कर पाएंगे। हैदर अली, इसके विषय में कहा जाता था कि इसके दो मुख्यमंत्री थे, पूर्णिया और कृष्णाराव, पूर्णिया पंडित और कृष्णाराव। अरे भाई, सांप्रदायिक होता तो इनको कह रखता,
सीधी सी बात है। तत्कालीन शंकराचार्य के साथ वो पत्राचार किया करता था। हिंदू और मुसलमानों को बिना किसी भेदभाव के वो उच्च पदों पर नियुक्त करता था। साथ ही साथ उसने गाय काटने पर हाथ काटने की सजा भी दी थी। ये प्रावधान उसने अपने राज्य में किया था। उसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं। अंग्रेज इससे बौखलाए थे, क्योंकि अंग्रेजों को ये लगा कि एक शासक ऐसा है जिसके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके खिलाफ हम वहां की जनता को भड़का सके। वहां की जनता को हम भड़का सके, ऐसा हैदर अली ने कुछ किया ही नहीं। अंग्रेज मौका खोज रहे थे, उनको मौका चाहिए था और मौका मिला भी। मौका मिला सन 1767 में, जब निजाम के यहाँ उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ और महफूज खान और निजाम मोहम्मद अली, ये दो जो व्यक्ति थे, ये दोनों जो कि है आपस में सत्ता को लेकर लड़ बैठे, जिसमें से एक का पक्ष हैदर अली ने लिया और दूसरे का पक्ष अंग्रेजों ने लिया। अंग्रेज भी चाहते थे कि शक्ति परीक्षण हो जाए, अंग्रेज भी चाहते थे कि शक्ति परीक्षण हो जाए, क्योंकि उनको इस बात का भय था कि अगर हम इस व्यक्ति को नहीं हराएंगे तो कभी भी हमारे लिए आगे सिरदर्द हो सकता है। और वही हुआ। सन 1767 में दोनों पक्ष आपस में लड़े। इस युद्ध में हैदर अली ने बड़ी कूटनीति से निजाम को और मराठों को, ये दोनों थाली में के बैगन हैं। निजाम और मराठे तत्कालीन समय में थाली में के बैगन हैं। ठुनका दो तो उस थाली और ढिमला दो तो उस थाली। इन दोनों की कहानी वही थी। ये कभी घूम के अंग्रेजों के पास जाते थे, कभी घूम के इनके पास आते थे। तो उस समय हैदर अली ने क्या किया, इन दोनों शक्तियों को अपनी तरफ मिलाया और युद्ध की घोषणा कर दी। घमासान युद्ध हुआ और बाद में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सन 1769 में मद्रास की संधि करनी पड़ी अंग्रेजों को। अब आपके मन में है कि भाई ठीक है, हैदर अली उस समय था, हैदर अली ने जो की है अंग्रेजों को पराजित करके मद्रास की संधि की। लेकिन ये मद्रास की संधि के विषय में आपको मैं दो बातें बताऊं। एक तो हैदर अली के इस विजय से अंग्रेज जो चिंता जो उनको सता रही थी, अब वो संकट की ओर चले गए। अब उन्हें संकट लगने लगा हैदर अली। अभी तक तो केवल एक यथार्थ वो था कि हाँ भाई चलो हो सकता है कल को हमारे लिए टेंशन पैदा करे, लेकिन अब वो टेंशन जो थी वो सिरदर्द में बदल गई। हैदर अली उनकी अपेक्षा से ज्यादा ताकतवर निकला। दूसरी बात, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति शत्रु आए और आपके दरवाजे पे आपको दो थप्पड़ मार के और आपके घर का पानी पिए, कैसा लगेगा? यही काम हैदर अली ने किया। हैदर अली ने मद्रास प्रेसिडेंसी में घुस के अपनी शर्तों पे संधि कराई। 1769 की मद्रास की संधि, ये काम था हैदर अली का। हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने कंपनी के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया था। उसने कहा कि अपने बाप को बुलाओ, जॉर्ज तृतीय को बुलाओ, उसके नाम पे संधि होगी, तुम लोगों के नाम पे संधि नहीं करूंगा। तुम लोग हो क्या? तुम लोग की औकात क्या है? हैदर अली का इतना कहना था कि कंपनी के शेयर्स 40% तक धड़ाम हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स 40% नीचे आ गए। ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कंपनी के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया, और जो संधि की वो जॉर्ज थर्ड के नाम पर की। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। उस समय किसी भी शक्ति ने ऐसा नहीं किया था। अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए जब ये संधि उनके घर में घुसकर हैदर अली ने कराई। अब अंग्रेज जो उनके साथ समस्या थी वो और विकट होने लगी। उन्होंने तुरंत जो की है अपना दिमाग लगाया और हैदर अली के साथ 11 वर्ष की शांति वाली संधि कर ली। अंग्रेज एक ओर इससे निपट रहे थे और उधर दूसरी ओर वो मराठों के साथ युद्ध कर रहे थे, क्योंकि सन 1769 में यहां पे संधि हुई और उधर 1700 आपको बता दें
1770 के आसपास उन्होंने मराठों के साथ भी अपने लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी। वहाँ भी जो कि डोढप नाम, वहाँ भी जो कि है अडास की लड़ाई और फिर उनके साथ अपमानजनक बड़गांव की संधि, ये सब चल रही थी। और मराठा प्रेसिडेंसी भी जो थी वो धीरे धीरे मुंबई प्रेसिडेंसी जो थी वो धीरे धीरे वो लोग कब्जाने के चक्कर में थे। यहाँ पर ये जो कहानी घटी ये अंग्रेजों के हाथ पांव फुलाने वाली थी, क्योंकि उनके शेयर्स के दाम तक गिर गए। अब हैदर अली 11 वर्ष तक शांति की संधि करके चुप हो गया, बैठ गया। दूसरी ओर बात हुई कि जब ये संधि हुई तो अंग्रेजों ने तुरंत अपना पैतरा बदला और अपनी सारी चीजों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। इधर हैदर अली मस्त हो गया। हैदर अली धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था। उसने मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी मंदिर को दान पुण्य भी किया। पूर्णिया पंडित और कृष्णा राव ये दो उसके सलाहकार और प्रमुख मंत्री थे। अब क्या हुआ, 1780 तक आते आते मामला बिगड़ गया। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था सन 1776 में, और यहीं पर हैदर अली की दो बस्तियां माहे पर अंग्रेजों ने, वॉन हेस्टिंग्स था उसने उसके बस्ती पर कब्जा कर लिया, यानी माहे पे कब्जा कर लिया। हैदर अली जब इन चीज़ों को देखता है तो फिर वो कुपित हो जाता है कि आखिर में युद्ध उनके साथ है और यहाँ पर तुम हमारे क्षेत्रों पे कब्जा कैसे कर रहे हो। माहे पर कब्जा होना था कि हैदर अली बौखला गया, और फिर 1780 से लेकर सन 1784 तक पुनः मैसूर का द्वितीय युद्ध शुरू हो गया। हैदर अली ने क्या किया, फिर अपने पुराना त्रिगुट बनाया। उसने निज़ाम को और मराठों को फिर अपने मिलाया और मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन यहाँ पर पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो कुटिल तो है, कुटिल जात तो है ही, ठीक है, कुटिलता में बहुत आगे हैं। उन्होंने क्या किया, इस त्रिगुट को तोड़ दिया। मराठा और निज़ाम को क्षेत्र और पैसे का लालच देकर इस त्रिगुट से अलग कर दिया और फिर हैदर अली के साथ युद्ध किया। हैदर अली वीरतापूर्वक लड़ा। उसने हेक्टर मुनरो को पराजित किया। वही हेक्टर मुनरो है जो बक्सर की लड़ाई में सन 1764 में जिसने विजय पाई थी। हैदर अली ने इस हेक्टर मुनरो को भी हराया, लेकिन एराकूट से वो पराजित हुआ। पोर्टनोवा, सालीलूर और पोलीलूर के युद्ध में वो एराकूट से हारता है। लेकिन इस युद्ध में जो घाव लगे थे हैदर अली को, संभवतः क्या आता है कि कैंसर के 3rd स्टेज में भी था। कैंसर के 3rd स्टेज में भी था वो बंदा, उसको घाव भी लगे थे। और इस स्थिति में वो युद्ध मैदान में तलवार लेकर खड़ा था। अंग्रेजों ने भी अपनी टोपी उठाई, बोला वाह क्या आदमी है जो इस स्थिति में तलवार लेकर खड़ा है कैंसर के 3rd स्टेज में, प्लस घाव भी हैं, लगे हुए हैं, लेकिन उस स्थिति में वो बंदा तलवार लेकर खड़ा है। बहुत बड़ी बात थी, जिगरा वाला व्यक्ति था। अंग्रेजों ने भी उसको सजदा किया कि वाकई ये आदमी है, और इसी युद्ध में लगे घाव के कारण वो वीरगति को प्राप्त होता है। अब कमान आती है हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान की। उसके नाम के आगे ही टीपू सुल्तान, नाम के आगे था उसके सुल्तान जुड़ा हुआ था। टीपू सुल्तान, एक तो कहते हैं ना, बाप अगर शेर है तो बेटा सवा शेर। टीपू सुल्तान की स्थिति भी वैसी ही थी। टीपू सुल्तान जो था वो अपने बाप से सवा शेर निकला। उसने क्या किया, सबसे पहले युद्ध हुआ और युद्ध के बाद उसने मैथ्यूस सहित पूरी सेना को बंदी बना लिया। एक झटके में उसने क्या किया, युद्ध लड़ा और लड़के 1784 में उसने इन सबको बंदी बना लिया। और बाद में मैकार्टिन के आग्रह करने पर उसने क्या किया, इनको मुक्त किया। अब वो अंग्रेज जो हैदर अली को ही नासूर समझ रहे थे, टीपू सुल्तान के आने के बाद उनको इस बात का एहसास हो गया कि अब हमें अपना पैर भी काट के फेंकना पड़ जाएगा, क्योंकि टीपू सुल्तान
उनके गले की एक बहुत बड़ी हड्डी बन चुका था। द टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। उर्दू, कन्नड़ और क्या नाम है, एक भाषा और, ये प्रवाहपूर्ण बोलता था, मलयालम, सॉरी, ये वो प्रवाहपूर्ण बोलता था। धार्मिक सहिष्णु शासक भी था वो। उसकी जो आत्मकथा है उसका नाम है तारीख खुद्दादी। तारीख खुद्दादी जो है वो उसकी आत्मकथा है। टीपू सुल्तान को इतिहासकारों ने सबसे, जिस तरह औरंगजेब को बना दिया अलग किस्म का, वैसे इसको भी बना दिया। धार्मिक रूप से क्रूर था तो उसने जो की है, आपको बता दें टीपू सुल्तान के समय मराठों का अटैक हुआ था मैसूर पे और उन्होंने शारदा माँ के मंदिर को तोड़ दिया था। टीपू ने अपने पैसे से शारदा माता के मंदिर को क्या किया, बनवाया। तो मुझे ये बताइए, क्या मराठों की शारदा माता अलग होती हैं और टीपू सुल्तान की शारदा माता अलग थी? देवी देवता में भी बंटवारा होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत बड़ी बात है। लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने किले में हिंदू देवी देवता के पूजा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। उसका जो सलाहकार था वो था पूर्णिया पंडित। सलाहकार भी उसका हिंदू था। उसका एक सैन्य कमांडर भी था कृष्णा राव। आगे मैं आपको हिंदू अधिकारियों के नाम बताऊंगा। तब कैसे कहा जा सकता है कि वो जो कि है एक धार्मिक और सहिष्णु शासक था, हिंदुओं पर अत्याचार किया। ठीक वैसे ही जैसे औरंगजेब के समय अतहर अली ने सांख्यिकी विश्लेषण के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा हिंदू मजहबदार थे। अरे भाई, इतना कट्टर होता तो काहे हिंदुओं को रखता? यदि इतना कट्टर था तो क्यों हिंदुओं को रखता? नहीं रखना चाहिए था। 33%, 1/3 तो उसने खाली राजपूतों को रखा जो उसके हिंदू मनसबदार थे। ऐसा क्यों किया? इसीलिए कहते हैं राजनीति, ये राजनीति थी। और जब तक आप इसका विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं जा सकते हैं, उस व्यक्ति का विश्लेषण नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान ने जब अंग्रेजों को यहां पर हराया तो अल्फ्रेड लॉयल का स्टेटमेंट है। अल्फ्रेड लॉयल कहते हैं कि 1780 के ग्रीष्मकाल में कंपनी की साख न्यूनतम स्तर पर जा चुकी थी। ये 1780 में उसने कहा था, जब हैदर अली जीवित था और हैदर अली ने अंग्रेजों का बुरा हाल करना शुरू कर दिया था। बाद में आपको बता दें कि इस युद्ध में, यानी 1784 में जब दोनों पक्षों के मध्य मंगलौर की संधि हुई, क्योंकि युद्ध 4 वर्ष तक चल रहा था और एक लंबा वर्ष था, उसके बाद दोनों पक्षों में शांति हुई। मंगलौर की संधि के तहत जो है आपको बता दें कुछ नई बातें आई। सबसे पहले टीपू सुल्तान ने कंपनी के साथ किसी भी तरह का व्यापार वाणिज्य करने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ी बात हो गई। उसने अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह के व्यापार वाणिज्य से ही मना कर दिया। उसने कहा मैं तुम लोगों के साथ व्यापार वाणिज्य नहीं करूंगा। ये व्यवस्था उसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसके द्वारा ये की। इसके बाद 1790 से लेकर 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसका कारण था अंग्रेजों की वही पुरानी चाल, फूट डालो राज करो। वो मौका देते थे, मौका खोजते थे और मौका खोज। इसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आता है। ये गवर्नर जनरल भी था। ये इंग्लैंड से पिटके, ये अमेरिका से पिटके आया था। ये जो व्यक्ति है ये अमेरिका से पिटके आया था। वहां पे 1776 में संग्राम अमेरिका का हुआ और बाद में वहां पर इसने जो की है जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने अपनी तलवार भिजवाई थी। तो वहां से हारने के बाद जो की है वो इंडिया आता है और इसको यहाँ पर व्यवस्थित करने का जिम्मा सौंपा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसी समय सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हो चुका था।
इस ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत कंपनी को साफ निर्देश दिया गया था कि कंपनी अब कोई नया प्रांत नहीं जीतेगी, लेकिन इसने क्या किया, इस बात की भी अवहेलना कर दी और 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट की अवहेलना करके इसने युद्ध का उन्खुन खोजने लगा। इसकी भाषा में ये कहता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध एक निर्मम आवश्यकता है। क्या है ये हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसके बाद हम टीपू सुल्तान का विश्लेषण